Hello everyone, I welcome to all of you on this channel. My name is Raj. टेस्ट नंबर 2 करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। ये टेस्ट हमने कर लिया था ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों का, तो उन्हीं का सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से 30 तक क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ का थपथपाना, डोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। क्योंकि जो प्रतिभावान विद्यार्थी होता है, जो गिफ्टेड बच्चा होता है, वो अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य को करना ज़्यादा स्वीकार करता है, उसको ज़्यादा मज़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है तो किस एक्टिविटी के द्वारा? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा अपने शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो सारे ही कोई जो ऑप्शन दे रखे हैं वो नियर अबाउट हैं। तो इनमें जो सबसे जो उपयुक्त है, जो सबसे बेस्ट है, वो ऑप्शन नंबर 3 है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। क्योंकि रियल लाइफ के साथ जब अटैच करते हैं हम विषय वस्तु को तो वो ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। अन्वेषक का मतलब होता है खोजबीन करने वाला। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है उसमें बच्चे जानकारी के जो निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये वाला जो इसमें दे रखा है ये तो रॉन्ग है, ये तो होगा नहीं। तो बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, ये भी सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता होते हैं, ये भी ठीक है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ये भी ठीक है। तो बी सी डी, तो बी सी डी राइट है, ए रॉन्ग है। तो बी सी डी देख लेते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए में ही दे रखें बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो तब तक दंड का उपयोग करना, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो जो इसमें ऑप्शन 3 और 4 दे रखे हैं वो तो बिल्कुल नेगेटिव हैं। 3 और 4 तो हैं ही नहीं, और ऑप्शन डी इसका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 5 दे रखा है इसमें निष्क्रिय रहने के लिए बोला जाता है बच्चों को, तो 3 नंबर तो वैसे ही नेगेटिव है। दूसरा, टीचर एकाधिकारवादी नहीं होता, ऑप्शन ए ये भी जो है ना नेगेटिव है पूरी तरह से। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 2 नंबर और 4 नंबर बचे। तो इन दोनों में से जो बेस्ट है वो ऑप्शन 4 है, जहां बच्चों के जो संवेगात्मक आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए और बच्चों को ये अनुभव करवाना है कि बच्चे इम्पोर्टेंट हैं टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए, समाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इनके ऑप्शन देखते हैं।
बी सी ए बी सी, केवल बी, या फिर ए एंड बी। जो 3 नंबर जो इसका सी दे रखा है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ये तो तब विकसित होगा जब बच्चे में भाषा का प्रत्यय विकसित होगा। या जानवर, पक्षी, इंसान, मनुष्य, जो भी चीज़ें हैं उनका जब तक प्रत्यय विकसित नहीं होगा तो अनुभव नहीं आएंगे। तो इसमें जो एक ही ऑप्शन राइट है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो 3 नंबर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तुम अब उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे कि मैं सिखाना शिक्षार्थियों का आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किस्से से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट है। 7 का ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। ऑप्शन जो डी दे रखा है उनमें चिंता और डर पैदा करके, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव टीचर होगा वो करते हैं, जो टीचर के लायक भी नहीं किसी तरह से। जो 4 नंबर दे रखा है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें निपुणता पाने में उन्हें मदद करने। नेक्स्ट, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होता है रट कर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बन सके। ऑप्शन ए तो नेगेटिव पूरी तरह से गलत है। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिसमें वे शिक्षक का सम्मान करें, ये भी पूरी तरह गलत है। दंड तो नहीं देना बिल्कुल। ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, ये भी गलत है। क्योंकि पढ़ाई जो होती है, बच्चा जो स्कूल जाता है वो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं जाता, बल्कि एक अच्छा नागरिक बनने, एक अच्छा इंसान बनने के लिए और एजुकेशन को अपने लाइफ में आत्मसात करने के लिए जाता है। ऑप्शन नंबर 4, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन 4 ये राइट है। जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन 4 राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो प्रभावशाली जो विद्यालय उसकी प्रथा के बारे में बात है। शारीरिक दंड देना, ये पूरी तरह गलत। व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। जो 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअल जो होता है हर एक बच्चा इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: बिनों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो इसमें दे रखा सिरा पदाभिमुख, तो शिरा मतलब सिर और पदाभिमुख पैर की तरफ। ऑप्शन बी राइट है 11 नंबर क्वेश्चन का बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। भाषा का विकास सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव टाइम होता है वो कौन सा होता है। मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय, या फिर जन्म पूर्व का समय। जन्म पूर्व से पहले तो कोई भाषा ही विकसित नहीं होती। वयस्कावस्था में कोई भाषा जो है ना खास जो है ना सीख नहीं पाता। मध्य बचपन से भी ज़्यादा जरूरी है प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन सी राइट है 12 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और इस सप्ताह अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी: वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवांशिकता और पर्यावरण।
तो जो इसमें ऑप्शन 4 दे रखा वो राइट है, क्योंकि अनुवांशिकता तो उसके पेरेंट्स मदर फादर से आएगी, और जहाँ वो ट्रेनिंग लेने जाती है, कोचिंग लेने जाती है, वहाँ का वातावरण उसको प्रभावित करेगा। तो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के दोनों उसके फेवर में है। ऑप्शन 4 इसका राइट है 13 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण मतलब कम। विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। जो 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है इसमें जो सबसे कम जो है समाजीकरण जहाँ पर होगा विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्म या फिर संतुलन। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट ऑप्शन सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में देखने को मिलता है ये। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के विषय किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, या फिर दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो ऑप्शन बी राइट है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो 4 सक्रिय खोजबीन, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और अनुकूल के रूप में, सामयिकरण और संशोधन के रूप में, या फिर समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर इसका C3 नंबर ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ाता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो राइट ऑप्शन है वो खोज को प्रोत्साहन देना। जहाँ पर स्टडी में जहाँ पर हतोत्साहित नजर आए ये वर्ड समझ ले वो नेगेटिव हो पूरी तरह से, जहाँ दंड नजर आए वो नेगेटिव हो पूरी तरह से, जहाँ डर और भय नजर आए स्टडी में वो नेगेटिव है। तो हमें राइट ऑप्शन को पहचानना आना चाहिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं 20 नंबर। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, तो एक तो क्वेश्चन के अंदर ही एक क्वेश्चन छिपा हुआ देखें, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा था हमने। हार्वर्ड गार्डनर जो है इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन 1, बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सकें। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है इसका राइट ऑप्शन है बी। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। जो 2 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 21। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे इसे अहम केंद्रितता भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन कहेगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो जो हमारा 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट। जीन पियाजे इसे
अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन 1। लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना या फिर जैविक सत्ता। तो जो लिंग है वो सामाजिक संरचना में शामिल है, ऑप्शन 3 नंबर राइट है। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? वरीयता यानी कि किसको आप ज़्यादा बल देंगे, किस पर? मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। प्रत्यास्मरण का मतलब होता है याद करने के वाले। वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट। जो 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन 4 राइट है, सहयोगी प्रोजेक्ट। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उसके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोणों को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो जो 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 2 राइट है, बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोणों को महत्व दें, ऑप्शन 2 राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आंकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों को और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। 25 जो क्वेश्चन नंबर है, यदि इसमें हम देखें तो भय और तनाव नज़र आता है, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। मैंने अभी आपको बताया था जहाँ पर भय दिखे, डर दिखे, दंड दिखे और हतोत्साहित ऐसी एक्टिविटी नज़र आए तो वो नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता, सत्तावादी। तो जो टीचर की जो भूमिका है वो सत्तावादी, ये तो पूरी तरह गलत है। अनुमतिपरक ये भी गलत है। अधिनायकवादी ये तो पूरी तरह गलत है। सुविधादाता है टीचर इसमें, फैसिलिटेटर। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती हैं के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो 27 में ऑप्शन डी राइट है। जो टीचर्स की जो अपेक्षाएं होती हैं बच्चों से वो महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन सी। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर जो है इसका राइट ऑप्शन 1 सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। बच्चा जो होता है वो सिर्फ टीचर से ही नहीं सीखता बल्कि समाज से भी सीखता है और सबसे ज़्यादा अपने पीयर ग्रुप से भी सीखता है। इसलिए बच्चे की जो संगत होती है, बच्चे का जो पीयर ग्रुप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो किस प्रकार का है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सुनने में असमर्थ बच्चा केवल एकेडमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा सकता, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो जो 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो
सुनने में असमर्थ बच्चा, यानी कि जो डम बच्चे होते हैं, बहरे बच्चे होते हैं, उनके लिए हैं। लेकिन यदि उनको नियमित विद्यालय में ही वह भेजा जाए तो वह बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे सुविधा मिलनी चाहिए और उपयुक्त साधन मिलने चाहिए। क्योंकि शारीरिक जो अक्षमता होती है वो कभी रुकावट नहीं होती। हमने कितने एग्जाम्पल हम दुनिया में देखते हैं इसके लिए, चाहे लुई पाश्चर हो या फिर जो है ना स्टीफन हॉकिंग्स हो, इतने महान प्रकार के इंसान हैं, ये सारे शारीरिक रूप से अक्षम थे, तो इन्होंने फिर भी जो है ना इतना अच्छा वो किया है कि आज पूरी दुनिया इनको याद करती है। तो ये था हमारा सेट नंबर 2 CDP का। मिलते हैं टेस्ट नंबर 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।